हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं वो पढ़ा था और रासायनिक समीकरण के विषय में पढ़ा था तथा रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे और तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें नंबर 1 हमने लिया है संयोजन अभिक्रिया। अब आइए समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको एक प्रयोग के माध्यम से। इस प्रयोग में बच्चों हमने ये एक बीकर लिया है और बीकर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और इस कैल्शियम ऑक्साइड में धीरे धीरे करके हमने इसमें जल मिलाया है और कैल्शियम ऑक्साइड में धीरे धीरे जल मिलाने के कुछ देर बाद हम इस बीकर को छू करके देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, जब हम इस बीकर को छुएंगे तो ये हमको गर्म प्रतीत होगा। ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या रिएक्शन हुई, आइए जानते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, का निर्माण करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और तेजी से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, बुझे हुए चूने का, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। इसको हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से देखेंगे। यह है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और ये कैसी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, यानी कि ठोस रूप में। जब ये जल के साथ क्रिया करता है प्लस H2O, यानी कि जल जो कि लिक्विड फॉर्म में है यानी द्रव के रूप में है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये बिना बुझा हुआ चूना था कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है। और इसके साथ साथ इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। और बच्चों, इसी ऊष्मा की वजह से, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, ये हमें बीकर स्पर्श करने पर गर्म प्रतीत होता है। तो बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पर 2 अभिकर्मक कौन कौन से, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा जल, ये 2 अभिकर्मक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि एक ही उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 अभिकर्मक आपस में मिलकर के एकल उत्पाद बनाएं, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें ऊष्मा का निर्माण भी होता है। तो बच्चों, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो हमने बच्चों पीछे ये रिएक्शन देखी थी, ये जो बच्चों हमने रिएक्शन यहाँ पढ़ी है, CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। तो ये बुझा हुआ चूना जो होता है, इसको हम दीवार पर पेंट करने के काम में लेते हैं। और जब हम इसको पेंट करते हैं दीवार पर, तो क्या होता है, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है।
जब हम इसकी कलर बुक पेंट करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वायु की CO2 के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका निर्माण कलई करने के 1-2 दिन बाद होता है। तो सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे क्या होता है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। तो ये चमक बच्चों क्यों आई, ये चमक कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण से आई। इसको देखिए रासायनिक समीकरण के रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना है, इसको जब ये CO2 से अभिक्रिया करता है तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इसके साथ साथ जल भी बनता है। और यहाँ बच्चों एक रोचक बात यह है कि संगमरमर जिसके फर्श बनता है इसका भी रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जो कि जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो बच्चों ये जो संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी इसके अन्य उदाहरण हैं कोयले का दहन। इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि C क्या है, कार्बन, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि C+O2 = CO2। ये C क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठोस रूप में है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है और CO2 भी गैसीय अवस्था में है। इसी तरीके से अगला उदाहरण है H2 तथा O2 से जल का निर्माण। इसमें H2 गैस लेते हैं जो कि क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और दूसरी ऑक्सीजन लेते हैं जो कि O2 है। तो ये H2 और O2 आपस में मिलकर के 2H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। H2 क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, वो भी एक गैस है, और H2O एक लिक्विड यानी कि द्रव है। तो ये हमने पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण। अब बच्चों यहाँ हम एक चीज और जानेंगे कि हमने जो संयोजन अभिक्रिया का सबसे पहला उदाहरण लिया था ये वाला, तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, उत्पाद तो बना ही था, उत्पाद के साथ साथ यहाँ पर ऊष्मा भी उत्पन्न हुई थी। अतः ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बने वो क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो आइए जानते हैं क्या होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक इसमें हमने सबसे पहले नंबर का उदाहरण देखा था, वहां भी इसको समझा था। अब इसके और उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं। अन्य उदाहरण है इसका प्राकृतिक गैस का दहन। यहाँ हमने प्राकृतिक गैस ले ली CH4, इसका हमने दहन किया यानी कि इसने वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी। तो CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, यानी कि जब ये प्राकृतिक गैस वातावरण की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। यहाँ पर जल में देखिए बच्चों ये भी गैसीय अवस्था में दिखाया है, यानी कि यहाँ पर जल भाप के रूप में बना है। और इसके साथ साथ क्या बनी है यहाँ पे, ऊर्जा। तो क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो ये ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आइए समझते हैं। बच्चों हमें दिन भर हम बहुत सारे कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का ही पार्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और शरीर की कोशिकाओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये ऊर्जा निकालता है। अतः यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा बन रही है, यानी कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसलिए ये एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। तो बच्चों ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है कि श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आगे चलते हैं। ये जो श्वसन की अभिक्रिया है बच्चों, इसको हम रासायनिक समीकरण में इस तरीके से लिख सकते हैं
C6H12O6, ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। इसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, ये एक्वस फॉर्म में है, यानी कि इसका जलीय विलयन है। तो जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 और जल बनते हैं तथा ऊर्जा बनती है। तो जो ग्लूकोज होता है ये बच्चों ऑक्सीकरण के द्वारा यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनाता है, और साथ में क्या बनती है? ढेर सारी ऊर्जा। अब क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हुआ है तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना, तो सब्जियां वगैरह जो विघटित होकर के कंपोस्ट खाद बना रही थी, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रिया। ये क्या होती हैं? इनको भी हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। इसमें बच्चों हमने क्या किया? एक शुष्क क्वथन नली ली है। ये क्वथन नली है ये, और इसमें हमने क्या लिया है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं, और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम एक बर्नर पर ज्वाला की सहायता से गर्म करते हैं। ये बर्नर है और ये ज्वाला निकल रही है, तो इस नली में हमने क्या लिया है? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, और इन फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम इस ज्वाला पर गर्म करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो फेरस सल्फेट है ये पहले कैसे रंग का था? हरे रंग का। फेरस सल्फेट पहले कैसे रंग का था? हरे रंग का। और जब हमने इसको गर्म किया तो गर्म करने पर पहले तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्यागता है। सबसे पहले इसमें क्या होगा? ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, ये जल को त्यागेगा और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। और उसके बाद फिर क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। आइए इसको एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। ये फेरस सल्फेट है, FeSO4। S मतलब सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि ठोस रूप में है। जब हमने इसको ऊष्मा देकर के गर्म किया तो गर्म करने पर इसने क्या बना लिया? Fe2O3, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये भी ठोस अवस्था में है, प्लस SO2 जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, और इसके आगे हमने G लिखा है क्योंकि ये एक गैस है, और प्लस SO3 जिसे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि फेरस सल्फेट गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। मतलब यहाँ पर बच्चों एक सिंगल अभिकर्मक, एकल अभिकर्मक गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसमें ये एक अकेला अभिकर्मक है, ये जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड 3 उत्पाद बनाता है। तो यानी कि एक अभिकर्मक 3 उत्पादों का निर्माण कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एकल अभिकर्मक टूट के छोटे छोटे उत्पाद देता है, तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में वियोजन। इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है जिसका सूत्र है CaCO3, जो कि ठोस अवस्था में है, और जब हमने इसको ऊष्मा दी तो ये किसमें बदल गया? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसमें बदल गया? कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल गया। तो यहां पर बच्चों हमने देखा कि एक अकेला अभिकर्मक ऊष्मा द्वारा गर्म किए जाने पर 2 उत्पादों का निर्माण कर रहा है। तो यह अभिक्रिया कैसी है? वियोजन अभिक्रिया। अब यहां पर बच्चों एक बात ध्यान देने की है कि अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। मतलब ये जो वियोजन अभिक्रिया हुई है जिसमें एक सिंगल अभिकर्मक
दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटा है, ये किसके द्वारा हुई है? ऊष्मा के द्वारा। हमने इसको पहले ऊष्मा दी, इसको पहले गर्म किया, तब हमने ये उत्पाद प्राप्त किए हैं। तो ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अब आगे समझते हैं बच्चों, विद्युत द्वारा वियोजन। पहले ऊष्मा के द्वारा वियोजन था, जिसे हम ऊष्मीय वियोजन कह रहे थे, और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, वैद्युत वियोजन, यानी कि ये वियोजन किसके द्वारा होगा? वैद्युत के द्वारा। आइए इसको भी एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें एक मग लेते हैं, जिसमें नीचे की तरफ दो छेद करके ये रबड़ की डाट लगा देते हैं, और इन छिद्रों से होकर के हम कार्बन के ये दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। और अब इन कार्बन के इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं? 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब इसमें हम क्या डालते हैं? इसमें हम जल भरते हैं, और जल में थोड़ा सा तनु H2SO4 मिलाते हैं, और फिर उसके बाद में जल इतना भरेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये डूबे रहें, और फिर दो जल से भरी हुई परख नलियां इन इलेक्ट्रोड के ऊपर हम उल्टी लगा देंगे, और बैटरी से हम इसमें विद्युत का प्रवाह करेंगे। और जैसे इसमें विद्युत का प्रवाह होगा, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि गैस के बुलबुले उठने लगेंगे, और ये बुलबुले इन दोनों नलियों में आ जाएंगे, और ये क्या करेंगे? अब ये जो गैस के बुलबुले हैं ये क्या करेंगे? ये परख नली के जल को नीचे की तरफ विस्थापित कर देंगे। अब इसमें क्या होगा बच्चों? इन गैस से ये जो परख नलियां भर गई हैं, फिर हम इनको सावधानी पूर्वक से निकालेंगे बाहर, और निकाल करके जलती हुई मोमबत्ती इन परख नली के मुंह पर लाएंगे, और इन गैस का देखेंगे कि ये कौन सी गैस है। तो बच्चों, जो कैथोड है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जो एनोड है उस पर ऑक्सीजन गैस का निर्माण होगा। तो इसमें क्या हुआ है? ये जो जल भरा हुआ है, जल का विद्युत के द्वारा वियोजन हुआ है। किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसको हम रासायनिक रूप से इस तरीके से समझ सकते हैं। 2H2O ये क्या है? जल, जो कि लिक्विड अवस्था में है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी गई तो ये किसमें वियोजित हो गया? 2H2 प्लस O2। 2H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस, और O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। मतलब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। तो बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पर जल का वियोजन किसके द्वारा हुआ? वैद्युत धारा के द्वारा। अतः इसको हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। तो वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? वैद्युत वियोजन कहलाता है। तो पीछे हमने ऊष्मीय वियोजन देखा था, ये दूसरे नंबर का वैद्युत वियोजन। अब हम आगे देखते हैं तीसरे टाइप का वियोजन, जिसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसको भी बच्चों हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? एक चाइना डिश लेते हैं, और इसमें हम सिल्वर क्लोराइड डालते हैं, और सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है श्वेत रंग का। और जब थोड़ी देर के बाद इसको हम ये धूप में रख देते हैं, ये हमने देखिए ये विंडो के सहारे रख दिया, और इससे सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड जो था वो धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। मतलब सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग था वो धूसर से रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। इसमें क्या था? ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये सूर्य के प्रकाश से सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल गया। देखिए इसमें ये प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। 2AgCl जो कि S यानी सॉलिड फॉर्म में है, जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश डाला गया तो ये 2Ag जो कि सॉलिड फॉर्म में है और प्लस Cl2 का निर्माण करता है, जो कि गैस की अवस्था में है। 2AgCl सिल्वर क्लोराइड और 2Ag सिल्वर और Cl2 क्लोरीन गैस। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार क्रिया करता है। इसमें क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं जिसका सूत्र है AgBr,
और ये भी सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये 2Ag यानी कि सिल्वर जो कि एक धातु है और सॉलिड फॉर्म में है, प्लस Br2 जो कि एक गैस है, में वियोजित हो जाता है। तो बच्चों ये वाली जो अभिक्रिया है सिल्वर ब्रोमाइड वाली, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर धातु और ब्रोमीन में बदला है, इस अभिक्रिया का उपयोग हम क्या करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें हम इस रिएक्शन का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये था प्रकाशीय वियोजन, यानी कि प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन। तो हमने वियोजन के 3 प्रकार पढ़े। पहला ऊष्मा के द्वारा होने वाला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत धारा के द्वारा होने वाला वैद्युत वियोजन, और तीसरा प्रकाश के द्वारा होने वाला प्रकाशीय वियोजन। अब आगे चलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है या जो जिसमें अभिकारक ऊष्मा ग्रहण करता है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके नाम से पता चल रहा है ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का अवशोषण करने वाली क्रियाएं। इसको एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं। CaCO3 ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैसा है, ठोस अवस्था में। जब इसको ऊष्मा दी गई, इसको यानी कि इसने ऊष्मा अवशोषित करी, तो ये किस में बदल गया, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो ये CaCO3 CaO और CO2 में बदल गया, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो यहां पर क्या हुआ है, इसने ऊष्मा अवशोषित करी है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इससे आगे के टॉपिक के साथ। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया? और अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।